नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि भारत का संविधान खुद भारत को कैसे देखता है। मतलब इसकी सबसे बुनियादी, सबसे फाउंडेशनल परिभाषा क्या है। हम अपनी पड़ताल दो बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े दिलचस्प सवालों से शुरू करेंगे। पहला, भारत की परिभाषा क्या है, और दूसरा, क्या भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं उसे बदला जा सकता है। इन दोनों सवालों के जवाब पता है कहाँ हैं? हमारे संविधान के बिल्कुल शुरुआती अनुच्छेदों में। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है अनुच्छेद 1 से। यही वो बुनियाद है जो भारतीय संघ का नाम और उसके क्षेत्र यानी उसकी टेरिटरी को तय करता है। अब यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। संविधान कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसे बस एक लाइन मत समझिए, ये एक पूरी विचारधारा है। इसमें जो फ्रेज है राज्यों का संघ, ये बहुत जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स चुना। ऐसा क्यों? ये बताने के लिए कि भारत के राज्य किसी समझौते या डील का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर इस संघ में आता क्या क्या है? देखिए, अनुच्छेद 1 इसे बहुत साफ साफ 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, जितने भी राज्य हैं उन सबका इलाका। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, भविष्य में भारत सरकार अगर कोई नया इलाका हासिल करती है तो वो भी। तो एक तरह से ये एक मुकम्मल परिभाषा है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि भारत की संवैधानिक परिभाषा क्या है। पर जो हमारा दूसरा सवाल था, क्या इसका नक्शा पत्थर की लकीर है? क्या इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं हमेशा ऐसी ही रहेंगी? और इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 2 और 3 में। ये अनुच्छेद एक तरह से संसद के हाथ में वो शक्तियां हैं जिनसे देश का पूरा राजनीतिक नक्शा फिर से बनाया जा सकता है। अब इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। अनुच्छेद 2 समझिए बाहर से कुछ जोड़ने के लिए है। ये संसद को शक्ति देता है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल करे या स्थापित करे, मतलब ऐसे इलाके जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। वहीं अनुच्छेद 3 पूरी तरह से घर के अंदर की व्यवस्था बदलने के लिए है, मतलब जो राज्य पहले से मौजूद हैं उनमें फेरबदल करने के लिए। और जब हम अंदर की व्यवस्था की बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद की ताकत देखिए। संसद कानून बनाकर किसी मौजूदा राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं को बदल सकती है, और अरे यहां तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित करके तेलंगाना बनाया गया था। ये सब अनुच्छेद 3 की वजह से ही मुमकिन हुआ। और फिर आता है अनुच्छेद 4, जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी दिलचस्प बना देता है। ये बताता है कि ये सारे बदलाव करना संसद के लिए कितना आसान रखा गया है। और यही सबसे जरूरी बात है। अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसके लिए संसद में कोई बहुत बड़ी मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण बहुमत से ये काम हो सकता है। यानी सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा अगर पक्ष में हैं तो बस, कोई विशेष बहुमत वाला झंझट नहीं, जो कि एक बहुत ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया होती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सारे अनुच्छेद मिलकर हमें भारतीय संघ के चरित्र के बारे में क्या बताते हैं? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। तो संक्षिप्त में देखें तो अनुच्छेद 1 से 4 भारत की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। ये बताते हैं कि भारत क्या है, ये संसद को नए राज्य जोड़ने की ताकत देते हैं, और सबसे बढ़कर मौजूदा राज्यों की सीमाओं को, उनके अस्तित्व को फिर से परिभाषित करने की जबरदस्त शक्ति देते हैं, वो भी एक सीधी साधी प्रक्रिया से। और ये सब कुछ एक बहुत ही मशहूर लाइन में सिमट जाता है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। संघ यानी हमारा देश भारत अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके जो हिस्से हैं यानी राज्य, वो विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल। संसद चाहे तो उनकी सीमाएं, उनके नाम, यहां तक कि उनका वजूद भी बदल सकती है। तो आखिर में यह सवाल बचता है, क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय संसद किसी राज्य को नक्शे से पूरी तरह मिटा सकती है? संविधान को देखें तो जवाब है हाँ, ये शक्ति तो संसद के पास है।